हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग इसमें बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअली आज हमारे संविधान का चैप्टर 1, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जिसमें हम लोग आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कैसे हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, कैसे कैसे राज्यों का निर्माण हुआ है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। ठीक है, एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। यह हमारे संविधान के कहाँ पर है? संविधान के पार्ट 1 में है, यानी कि भाग 1। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। ठीक है, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग मंगेश, रियाज, राहुल, सचिन, प्रणव, प्रतिभा, ज्योति। देखिए, जब हम बात करते हैं भारत के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। इसमें क्या क्या बातें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो पूनम, ज्योति, कोमल, अंकित, युवराज, शुभम, संतोष, सुधीर। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 1 की। एक एक करके पहले हम लोग आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 को डिस्कस करते हैं, फिर इसके आगे हम लोग मूव करेंगे। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया इंडिया दैट इज भारत। हाँ, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, और हिंदी में कहा गया भारत। हिंदी में कहा गया, हिंदी में जो लिखा गया भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, देखिए हम लोग जब बात करते हैं, हमने यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड को यूज किया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट को। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है, इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। तो याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे इंडिया को हमने यूनियन ऑफ स्टेट कहा है और इंडिया कैसा यूनियन है, तो याद रखिएगा इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। कैसा यूनियन है? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तब लिख सकते हो, भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये जो आर्टिकल 1 है, इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। इससे दोस्तों दो मीनिंग निकलता है। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसका दो अर्थ है। सबसे पहला कि इंडियन फेडरेशन इज not a result of agreement
among states like अमेरिकन फेडरेशन। अमेरिका का जो संघ है, अमेरिकन फेडरेशन जो है वो क्या है, वो आपका राज्यों के बीच क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। राज्यों ने क्या किया, अपने बीच एक समझौता किया और फिर जाकर क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसका क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, जो अमेरिकन फेडरेशन है वो क्या है, राज्यों के बीच एग्रीमेंट का, राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम है। बट जब हम इंडियन, भारतीय संघ की बात करते हैं, इंडियन यूनियन की बात करते हैं, तो भारत में जो राज्यों के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि चलो सभी राज्य मिलकर के हम भारत का निर्माण करते हैं। नो, यहां पर राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है कि हम सभी मिलकर भारत संघ का निर्माण करते हैं, नहीं। सबसे पहला जो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि भारत के राज्यों के बीच इसको लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई इसके बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और दूसरा इसका क्या अर्थ है, दूसरा अर्थ याद रखिएगा ये है, पहला इसका हिंदी में अगर मतलब लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। यानी कि भारत में राज्यों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है कि चलिए हम भारत संघ का निर्माण करते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक, और इसका दूसरा क्या अर्थ है इस चीज का, याद रखिएगा, दूसरा अर्थ है कि इंडियन स्टेट्स डोंट हैव राइट टू secede from the यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, भारतीय राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो इंडियन स्टेट्स हैं, कोई भी स्टेट जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है ना, यह है इसका मतलब किसका, आर्टिकल 1 में जो लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। इसका ये मतलब है, इसका ये अर्थ है। क्लियर। अब देखिए दो वर्ड यहां पर है, एक है यूनियन ऑफ इंडिया और एक है टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया दोनों में क्या फर्क होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। पहले यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। सर क्या मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में भी शेड्यूल ट्राइब एरिया में गवर्नर के लिए काउंसिल होगी? यस, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय चारों स्टेट में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसमें कि 3 असम में है, 3 मिजोरम में है, 3 मेघालय में है और 1 त्रिपुरा में। टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। ठीक है अंकित, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कितने आर्टिकल याद करने होंगे? आफ्ताब जी ऑलमोस्ट आपको लगभग, मान चलिए आप 150 के आसपास आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे, 150 के आसपास आर्टिकल, या उससे ज्यादा ही कह सकते हैं। 150 से 200 के बीच में आपको आर्टिकल याद होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा याद। यहां तक किसी को और कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। हाँ जी, अब हम लोग बात करेंगे पहले कि यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया दोनों में क्या फर्क है। नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता। हाँ, भारत अगर चाहे तो किसी अपने क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र को सौंप सकता है, लेकिन भारत से अगर कोई पर्टिकुलर एरिया चाहे अलग होना, खुद अलग होकर अपना एक स्टेट बनाना, तो यह संभव नहीं है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। कितने आर्टिकल हैं वर्तमान में प्रतिभा जी? लगभग 460 आर्टिकल्स हैं। मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। शुरुआती क्लासेस देखिए आप लोग जाकर के। हाँ बिल्कुल, अविनाशी संघ है। रिशु जी आप इसके लिए चिंता मत करिए, क्लास जैसे जैसे बढ़ती रहेगी आपको आर्टिकल्स वगैरह याद होते रहेंगे। बिल्कुल बनाना पड़ेगा विशाल, है ना? कैसी बात कर रहे हो आप? किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना? फॉर विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर? हाँ बताइए, किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? फॉर एनडीए, फॉर यूपीएससी? यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ नोट। आपको अपना खुद का नोट तैयार करना चाहिए।
इंडिया से अलग नहीं हो सकता, स्टेट अलग हो सकते हैं आपस में, बस। अभी देखिए हम लोग बात करेंगे, अभी आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 पर जाएंगे तो पूरा आपको कहानी समझ में आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल स्टेट है। विश्वास बंधु जी या विश्वास बाबू जी। चलिए खैर, हम लोग अगले मुद्दे पर चलते हैं। अब देखिए दो शब्द है यहां पर, एक है टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत का क्षेत्र, एक है भारत का क्षेत्र। भारत का क्षेत्र के बारे में याद रखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या फर्क है। भारत का क्षेत्र जब बात करते हैं तो याद रखिएगा ये एक वाइडर वाइडर कॉन्सेप्ट है। मतलब इसका जो मतलब है ना वो वाइडर है, इसका जो अर्थ है वो क्या है, बड़ा है। बड़ा अर्थ है इसका मतलब क्या है, बड़ा अर्थ है इसका मतलब यह है कि इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन कौन शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें स्टेट, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, तथा एक्वायर्ड टेरिटरी भी शामिल होते हैं। एक्वायर्ड टेरिटरी भी शामिल होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर जब हम बात करते हैं किसकी, टेरिटरी ऑफ इंडिया की, भारतीय क्षेत्र की बात करते हैं, भारत के क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये एक बड़ा इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि भारत का पूरा क्षेत्र, भारत का पूरा क्षेत्र का मतलब क्या, जिसमें कि भारत के राज्य भी शामिल होंगे, भारत के यूनियन टेरिटरीज वो भी शामिल होंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होंगे। भारत ने अगर कोई ऐसी टेरिटरी एक्वायर की या इन फ्यूचर अगर टेरिटरी को एक्वायर करेगी, मान लीजिए कि बांग्लादेश का कोई क्षेत्र है उसे भारत एक्वायर कर ले, या फिर मान लीजिए चाइना का कोई क्षेत्र है भारत एक्वायर कर ले, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है भारत एक्वायर कर ले, या नेपाल का कोई क्षेत्र है भारत एक्वायर कर ले, तो वो टेरिटरी भी जो भारत इन फ्यूचर भी एक्वायर करेगा वो भी किसके अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल होता है। यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब भारत का पूरा क्षेत्र, जिसमें कि राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश और जो अधिग्रहित क्षेत्र होते हैं, एक्वायर्ड टेरिटरीज होते हैं, या ऐसा टेरिटरी जो भारत इन फ्यूचर भी एक्वायर करेगा, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। और एक होता है दोस्तों जिसे हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट या फिर भारतीय संघ। यूनियन ऑफ स्टेट का क्या अर्थ होता है अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप इसका इतना आप लोग लिख लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। नहीं नहीं, तो आप इसे खुद से अलग से लिखो विशाल, है ना, इसका आप अलग से नोट्स बनाइए, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि हाँ पुराने नोट से काम चल जाए, अगर कुछ नया चीज आप सीखते हैं तो नई चीज को आप इसमें एड ऑन कर लें। कोई नया चीज अगर अभी एक्वायर्ड टेरिटरी, जो एक्वायर स्टेट होता है ना तेजस, अभी हम बताएंगे आपको स्टेट को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, यूटी को, एक्वायर्ड टेरिटरीज को कौन एडमिनिस्टर करता है। नॉर्मली आप याद रखिएगा एक्वायर्ड टेरिटरीज जो होते हैं, जो अधिग्रहित क्षेत्र होते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासन सेंटर के द्वारा होता है, केंद्र के द्वारा होता है, ठीक है, क्लियर। आगे चलें। चलिए, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। वाइडर कॉन्सेप्ट का मतलब कि एक इसका मतलब जो है बड़ा अर्थ है इसका। इसका अर्थ क्या है, बहुत बड़ा है। बड़ा का मतलब कि ये जो है बड़े क्षेत्र की बात करता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरा होता है यूनियन ऑफ इंडिया। जब यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब होता है ना, जब यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम लोग, यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ, जब भारत संघ की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका जो मतलब है, इसका अर्थ संकीर्ण है। मतलब है ना, ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है, नैरोअर कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसका संकीर्ण मतलब है। संकीर्ण मतलब है क्या, ये पूरे भारतीय क्षेत्र की बात नहीं करता, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें सिर्फ भारत के राज्य शामिल होते हैं, सिर्फ भारत के राज्य शामिल होते हैं, भारत के राज्य शामिल होते हैं। यानी कि ये जो होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, 28 स्टेट्स की बात करते हैं। इसमें सिर्फ यहां पर सिर्फ हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, 28 स्टेट्स की बात करते हैं। 28 स्टेट्स जो है ये भारत संघ का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पर टेरिटरी ऑफ इंडिया की, इसमें 28 स्टेट्स भी होंगे,
प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज भी होंगे, 8 यूटी भी होंगे, और इसमें क्या होंगे, एक्वायर्ड टेरिटरी भी होंगे। एक्वायर्ड टेरिटरी भी इसके अंदर आएंगे। बताओ ज्यादा बड़ा अर्थ किसका है? टेरिटरी ऑफ इंडिया का अर्थ ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश तथा जो अधिग्रहित क्षेत्र हैं वो भी शामिल होंगे। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ भारत संघ की बात करते हैं, भारतीय संघ की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं? 28 राज्यों की बात करते हैं, 28 स्टेट्स की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो यूनियन ऑफ इंडिया एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो क्या है? एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हाँ, अविनाशी संघ का मतलब है कि राज्य अलग नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर? और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। हम लोग अगर पाकिस्तान को एक्वायर कर ले तो किसके अंडर आएगा? अगर एक्वायर कर लेते हैं इन फ्यूचर तो भारत संघ के अंदर आएगा, है ना? किसके, सॉरी भारत संघ नहीं, भारतीय क्षेत्र के अंदर आएगा वो, है ना? क्या समझ में नहीं आया है राजकुमार जी? आप ये बताइए। एक्वायर्ड का मतलब होता है, मंगेश जी मान लीजिए आपका घर है, आपने क्या किया, पड़ोसी के घर को भी क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। ठीक है, यानी कि पड़ोसी का घर भी आपने खरीद लिया या उनसे कब्जा कर लिया या छीन लिया। ठीक है, तो वो भी आपके घर का हिस्सा हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अधिग्रहण करना, एक्वायर करना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अधिग्रहण। राजकुमार जी आप नए, लगता है कि आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं बाबू, है ना? राजकुमार पहले क्या है ना कि आप पुराने लेक्चर्स देखो, है ना? अगर आप ऐसे बीच में आकर स्टार्ट करेंगे और कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपने आज से अगर स्टार्ट किया तो दिक्कत होगी समझने में। इसलिए मैं मतलब अभी आप बताओ कि 27-28वां लेक्चर है और आपने पुराने के 27 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, और अगर आप बीच में आकर ऐसे आप अचानक से देखोगे, है ना, तो समझ में समस्या होगी। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर शुभम राज्य भी आते हैं, 28 राज्य, प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश है 8 वो भी आते हैं, प्लस भारत मान लीजिए इन फ्यूचर अगर किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, कोई ऐसा नया आइलैंड आ जाता है उसको एक्वायर कर ले, पाकिस्तान का मान लीजिए बलूचिस्तान क्षेत्र है उसको एक्वायर कर ले, या फिर मान लीजिए कि चीन का कोई क्षेत्र है उसे एक्वायर कर ले, बांग्लादेश का कोई क्षेत्र है उसे एक्वायर कर ले, वो भी भारतीय इंडियन टेरिटरी का हिस्सा हो जाएगा, वो भी इंडियन टेरिटरी का हिस्सा होगा। ठीक है, आदर्श जायसवाल जी, जब हम इन फ्यूचर अभी बढ़ते हैं, आर्टिकल 2 पे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे जब आगे चलते रहेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये देख लेना गोलू बघेल, है ना, न्यू मोरे आइलैंड जो है अभी किसका है वर्तमान में, ये आप देख लीजिए। थैंक यू रिशु, थैंक यू सो मच। अभी मोहम्मद राजा जी थोड़ा इंतजार करिए, 10-15 मिनट इंतजार करिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट by acquiring foreign territory, creation or new state by acquiring foreign territory और foreign state। समझिए, किसी विदेशी क्षेत्र या विदेशी राज्य, किसी विदेशी क्षेत्र या विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर, को भारत में शामिल कर नए राज्य का निर्माण करना, नए राज्य का निर्माण करना। जैसे इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है गोवा, पुदुचेरी, है ना, इसी तरह और भी कई सारे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में। जैसे मान लीजिए गोवा की बात करते हैं, तो गोवा जो क्या है, पहले आपका क्या था, एक पुर्तगीज कॉलोनी था, पुर्तगीज टेरिटरी था। पुडुचेरी फ्रेंच टेरिटरी था, है ना, फ्रेंच सेटलमेंट था इंडिया के अंदर।
लेकिन आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है, आर्टिकल 2 संसद को यह पावर देता है, ये किसी भी फॉरेन टेरिटरी को, कोई भी विदेशी क्षेत्र है, उसको भारत में शामिल करके नए राज्य का, यानी कि उसे भारत में एडमिट करके भारत में शामिल करके उसे क्या कर सकता है, नए राज्य का दर्जा दे सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है, या यूटी बना सकता है, कुछ भी। यानी कि आर्टिकल 2 जो बात करता है ना, वो भारत का जो अंदर का राज्य है वो नहीं। अगर कोई भारत के बाहर का कोई विदेशी क्षेत्र है, या कोई विदेशी टेरिटरी है, कोई विदेशी राज्य है, उसको भारत में शामिल करके नए राज्य का निर्माण करने का जो अधिकार है वो किसे है, वो दोस्तों पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट ये काम जो करता है वो किसके तहत करता है, आर्टिकल 2 के तहत करता है। ठीक है। गोवा पहले पुर्तगीज के पास था, है ना, पहले वो पुर्तगीज में था, फिर उसे भारत में शामिल किया गया, तो एज ए यूटी शामिल किया गया, फिर बाद में उसको स्टेट का दर्जा दिया गया। हाँ, सिक्किम भी है ना, आगे हम लोग बात करेंगे अभी जब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट पे आएंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, ये आर्टिकल 2 याद रखिएगा, इसके तहत क्या होता है, इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू एडमिट अ फॉरेन टेरिटरी और फॉरेन स्टेट इन इंडियन यूनियन। यानी कि यह जो आर्टिकल 2 है, यह संसद को किसको अधिकार देता है, संसद को अधिकार देता है कि वो यानी संसद किसी विदेशी क्षेत्र अथवा विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर, विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर नए राज्य का निर्माण कर सके, नए राज्य का निर्माण कर सके। इसका मतलब समझिएगा, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा, जो आपका मान लीजिए वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश का कोई इलाका है, कोई क्षेत्र है, उसे भारत में शामिल करना है। या फिर मान लीजिए कि तिब्बत से, मान लीजिए कि मतलब जो आपका लद्दाख है उससे सटा हुआ कोई चीन का क्षेत्र है, या फिर मान लीजिए कि J&K से सटा हुआ कोई पाकिस्तान का क्षेत्र है, या फिर राजस्थान के बॉर्डर से सटा हुआ कोई पाकिस्तान का क्षेत्र है, उसे भारत में शामिल करके, भारत में शामिल करना है, और भारत में शामिल करके नया राज्य बनाना है, या किसी राज्य के हिस्सा में शामिल कर देना है उसे। ये काम कौन करेगा, ये क्या, मान लीजिए कि कोई अगर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का कोई क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल के पास बांग्लादेश का कोई क्षेत्र है, उसे भारत में शामिल करना, तो क्या ये पश्चिम बंगाल की विधानसभा कर सकती है? क्या ये पश्चिम बंगाल राज्य जो है खुद कर सकता है? तो याद रखिएगा, नहीं। अगर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से सटा हुआ कोई भी इलाका है बांग्लादेश का, और अगर उसे भारत में शामिल करके नया राज्य बनाना हो, या फिर मान लीजिए कि उस बांग्लादेश के क्षेत्र को एक्वायर कर उसे पश्चिम बंगाल के अंदर शामिल कर दिया, ये जो क्षेत्र है उससे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र होगा, ठीक। ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा संसद। और ये संसद को ये जो पावर देता है, कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 संसद को सिर्फ यही पावर देता है, किसी विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहित करके भारत में शामिल करना और भारत में उससे नए राज्य का निर्माण करना, ठीक है। तो ये काम जो है ये आर्टिकल 2 के तहत कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, संसद करता है। यहां तक क्लियर है सभी को? 10 से 12 क्वेश्चन आता है विशाल। हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं, है ना। जब लग जाए संतोष कुमार जी की ये यूटी है, ये अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। ये हम आगे बताएंगे आपको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। फिर हम चलेंगे आर्टिकल 3 की तरफ, एंड देन हम लोग मूव करेंगे आर्टिकल 4 की तरफ। इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है आप लोगों को, ठीक है।
गुड गुड। हाँ, सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ाएंगे, लगभग 200 के आसपास आर्टिकल पढ़ाएंगे। सभी आर्टिकल्स देखिए, अभी तो संतोष जी अभी हमने स्टार्ट ही किया है। अभी एक एक आर्टिकल को पढ़ने में ना बाबू एक एक दिन लगेगा, है ना। एक एक दिन क्या हो सकता है, 15-16 इन सभी आर्टिकल को, एक आर्टिकल को पढ़ने में 2-2 दिन निकल जाए, है ना। आप चिंता मत करिए, है ना। क्या मजबूरी से या जबरदस्ती से, मैं समझ नहीं रहा हूं आपका सवाल। पूनम जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जो एक्वायर्ड स्टेट है उसमें हम किसी स्टेट में शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं तेजस जी। जो एक्वायर्ड क्षेत्र है उसको हम किसी स्टेट के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि बहुत बड़ा क्षेत्र हमने एक्वायर कर लिया, लाइक गोवा जैसा क्षेत्र एक्वायर कर लिया, पहले उसे यूटी बनाया, बाद में स्टेट बना दिया। जैसे पुडुचेरी क्षेत्र जैसा क्षेत्र एक्वायर किया तो उसको यूटी बना दिया, है ना। या बहुत छोटा सा क्षेत्र है तो उसे किसी स्टेट के अंदर ही शामिल कर दिया, है ना, हो सकता है ये, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? टोटल आर्टिकल कुंदन वर्तमान में 460 है, लेकिन सभी आर्टिकल को नहीं पढ़ना है हमने। हमें सिर्फ और सिर्फ लगभग 200 आर्टिकल्स जो हैं वो पढ़ने हैं, है ना। वो डिपेंड करता है गोलू, अभी जब सिटीजनशिप बात करेंगे ना बाबू, तुम लोग के अंदर क्या है ना, थोड़ा सा तुम लोग पेशेंस नहीं है। जब हम सिटीजनशिप बात करेंगे तो देखिए, जब किसी क्षेत्र का एक्वायर करते हैं, उस क्षेत्र के अंदर सभी लोगों को भारतीय नागरिकता दे देंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन जारी करती है कि जो एक्वायर्ड टेरिटरी है इसमें किन किन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, किन किन को नहीं मिलेगी, है ना। ये भारत सरकार डिसाइड करती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ये क्या कहता है? ये कहता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट एंड altering boundary name area of existing state। अब ध्यान से समझना इस चीज को, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या फर्क है अभी आपको समझ में आएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ समझना है। याद रखिएगा, भारत के मतलब भारत के अंदर राज्यों के नाम सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन तथा नए राज्यों का निर्माण। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना आप लोग, तथा नए राज्यों का निर्माण। यह कहता है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं पहले से जो मौजूद हैं, मतलब जैसे वर्तमान में अगर स्थिति है, मान लीजिए कि जो 28 स्टेट्स हैं भारत के अंदर, या फिर जो भारत के अंदर जो यूटीज हैं, इनके नाम में परिवर्तन करना, इनके एरिया में परिवर्तन करना, जो पहले से भारत के अंदर शामिल, उसके नाम में परिवर्तन करना, उसके एरिया में परिवर्तन करना, उसके बाउंड्री में परिवर्तन करना, किसी दो राज्य को मिला करके नए राज्य का निर्माण करना, किसी एक राज्य को डिवाइड करके नए राज्य का निर्माण करना, कई 2-3 राज्य के छोटे छोटे हिस्सों को काट करके नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य के एरिया को बढ़ा देना, किसी राज्य के एरिया को घटा देना, किसी राज्य के बाउंड्री को चेंज कर देना, है ना, किसी राज्य के नाम को बदल देना। ये सब काम किसके द्वारा होता है? ये सब काम याद रखिएगा किसके द्वारा होता है? पार्लियामेंट के द्वारा होता है। और पार्लियामेंट ये काम जो करता है ना, ये काम किसके तहत करता है? ये काम करता है आर्टिकल 3 के तहत करता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, इसके बारे में लिखिएगा, इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट, इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट, इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट, यानी कि ये संसद को अधिकार देता है। ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 3 ये संसद को अधिकार देता है क्या? ये संसद को अधिकार देता है, पहला, किसी स्टेट को डिवाइड कर, किसी स्टेट को डिवाइड कर नए राज्य का निर्माण करना, जो भारत के पहले से राज्य हैं वो नए राज्य का निर्माण करना। दूसरा,
किसी राज्य, किसी मतलब दो या दो से ज्यादा राज्यों को मिलाकर, दो या दो से ज्यादा राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। ये सब पावर किसके पास है? ये सब पावर पार्लियामेंट के पास है, नए राज्य का निर्माण करना। इसके बाद तीसरा हम लोग बात करते हैं, पहले मैं लिखा देता हूं फिर आप लोगों को लिखने के लिए टाइम देंगे। सचिन भाई थोड़ा पेशेंस रखो यार, सिक्किम को कब जोड़ा गया? अभी हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ रहे हैं क्या? आप लोगों को जितना जो समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, जब सिक्किम आएगा 35वां संविधान संशोधन एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला है, 36वां संविधान संशोधन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जब हम भाई रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे बताएंगे ना। तुम लोग पहले अपने डाउट से पूछ लो, फिर हम इसे पढ़ेंगे बाद में। हाँ पूछिए आप अपना डाउट पहले, ठीक है? उसके लिए जो जो भी अगर तिरंगे का अपमान करता है ना, तो याद रखिएगा उसको एक डिसऑनर एक्ट होता है, नेशनल डिसऑनर एक्ट, उसके तहत उसको सजा दी जा सकती है। आप उसको उसको जाकर कोर्ट में आप उसके ऊपर केस करिए, है ना, सरकार उसको क्या करेगी, उसके ऊपर एक्शन लेगी, ठीक है? फिर किसी सिटी का नाम, एरिया, बाउंड्री का चेंज करने का अधिकार किसके पास है? देखो वो करता है स्टेट, लेकिन उसके लिए फाइनल जो वो मिलता है होम मिनिस्ट्री से मिलता है। अभी शुभम वेट करो थोड़ा सा, है ना, जस्ट वेट करो, ठीक है? आप लोगों के अंदर जो पढ़ा रहे हैं उसको लेकर समझना है, या फिर आप पहले अपने डाउट्स पूछ लो। अभी हम क्या बता रहे हैं, मैंने क्या बताया, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। आप लोगों का ना मतलब क्या है ना, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आप लोग जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो नहीं सीखना है आपने, आपको अपने डाउट्स पूछना है। सर जो मुझे जानना है वो आप बता दो, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको सीखना ही नहीं है। सिर्फ जो आपको जानना है ना वो आप अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, डेली हम क्लास करते हैं, हर एक बच्चे का 5-5 डाउट लेते हैं। भैया तुमको बता दो क्या क्या जानना है, तुमको बता दो क्या क्या जानना है, वो बता के क्लास फिनिश कर देते हैं डेली। क्योंकि हमें आप जो चाहते हैं वही पढ़ाना है। फिर मैं जो इतना पढ़ा रहा हूं, मुझे जो बताना है, मुझे पता है ना जी एग्जाम में कहां से क्या सवाल आएगा। आप लोगों को मैं डेली आता हूं, एक ही चीज समझाता हूं, लेकिन आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी शब्द नाम की चीज नहीं है। हर एक डाउट का मतलब जवाब मिलेगा, बट उसके लिए पैसेंस रखना पड़ता है आप लोगों को। चलिए तीसरी बात करें हम लोग, थर्ड, दो या दो से ज्यादा स्टेट के हिस्सों को काटकर नए राज्य का निर्माण करना, नए राज्य का निर्माण करना। यानी कि मान लीजिए कोई दो या दो से ज्यादा राज्य है ना, उस सभी राज्यों के छोटे छोटे हिस्से को हमने काट लिया। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान है, उसका थोड़ा हिस्सा काट लिया, मान लीजिए हरियाणा है, उसका थोड़ा हिस्सा काट लिया, और मान लीजिए पंजाब है, उसका थोड़ा हिस्सा काट लिया। इन तीनों के छोटे छोटे हिस्सों को काट करके नया राज्य बना दिया। यह भी कर सकती है पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के तहत। चौथा, किसी राज्य के नाम में चेंज करना, किसी राज्य के नाम में चेंज करना, किसी राज्य के नाम को बदलना, है ना, यह भी कर सकती है पार्लियामेंट इसके तहत। किसी राज्य के बाउंड्री को चेंज करना, यानी कि उसके सीमा को चेंज करना, सीमा को बदलना, बाउंड्री को चेंज करना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, यह भी कर सकती है पार्लियामेंट, है ना। और याद रखिएगा, किसी राज्य के एरिया को बढ़ाना या घटाना, किसी राज्य के एरिया को बढ़ाना या घटाना, यह भी कर सकती है पार्लियामेंट, किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत। मतलब देखिए आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को क्या क्या पावर दे रहा है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को यह शक्ति दे रहा है कि भाई देखो, भारत पार्लियामेंट, तुम्हारे अंदर जो पहले से राज्य है, 28 स्टेट है, तुमको चाहिए कि एक नया राज्य बनाना है। आंध्र प्रदेश को काटो तेलंगाना बना दो, यूपी को काटो उत्तराखंड बना दो, बिहार को काटो झारखंड बना दो, एमपी को काटो छत्तीसगढ़ बना दो, है ना।
यानी कि पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि किसी भी स्टेट को डिवाइड करके आप नए स्टेट का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी 2-3 राज्य को मिला करके नए राज्य को बना देना है, मान लीजिए 2-3, जैसे मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे स्टेट हैं, अब उन छोटे स्टेट को मिला करके नए राज्य का निर्माण हो सकता है। किसी 2-3 राज्य के छोटे छोटे हिस्सों को काट करके नए राज्य का निर्माण हो सकता है। अगर चाहे पार्लियामेंट तो किसी राज्य के नाम को बदल सकता है। जैसे पहले उत्तरांचल, उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड का पहले नाम क्या था? उत्तरांचल था, उसे नाम दे दिया गया क्या? उत्तराखंड किया गया। जैसे पहले जो आपका जो तमिलनाडु है उसका पहले नाम मद्रास था, उसको नाम क्या दिया गया? तमिलनाडु। पहले जैसे महाराष्ट्र है, उसका नाम क्या था? बॉम्बे था, बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया? महाराष्ट्र कर दिया गया। तो ये काम कर सकती है पार्लियामेंट, किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन जो एग्जिस्ट, जो पहले से भारत में शामिल राज्य है उसका। इसके बाद दोस्तों किसी राज्य के एरिया को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के एरिया को घटा सकती है, किसी राज्य के बाउंड्री में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं ये काम होता कैसे है ना, जो ये काम होता कैसे, इसका क्या प्रोसीजर है? कहेंगे सर किसी राज्य को डिवाइड करना है, ये कैसे डिवाइड होगा? किसी राज्य के नाम को बदलना है तो ये कैसे ये नाम बदला जाएगा? किसी राज्य के एरिया को घटाना या बढ़ाना है या बाउंड्री चेंज करनी है तो ये प्रोसेस क्या है सर, प्रक्रिया क्या? ये तो आपने बताया कि पार्लियामेंट करेगी, लेकिन पार्लियामेंट कैसे करेगी, है ना, इसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। तो याद रखिएगा, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, या इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, किसी भी राज्य के नाम को बदलने की या किसी भी राज्य को डिवाइड करने की, है ना, किसी भी राज्य के क्षेत्र को काट करके नए राज्य का निर्माण करने की, इसके लिए क्या प्रक्रिया होता है हम लोग उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो स्टेप मैं बता रहा हूं इसी स्टेप में ही आपको याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है आपने कि इसके लिए, इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए, इस पर्पस के लिए एक बिल प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति के बाद, यानी प्रायर रिकमेंडेशन के या प्रायर परमिशन के बाद, पूर्व अनुमति के बाद पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में या किसी भी हाउस में लाया जाता है, किसी भी हाउस में लाया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक सेकंड के लिए हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन की। आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज करके तेलंगाना का जैसे निर्माण हुआ था, तो उसके लिए क्या हुआ होगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया रही होगी? उसके लिए पार्लियामेंट पहले क्या की होगी? पार्लियामेंट कि उसके लिए एक बिल लाई होगी। कहां पर? पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में, लोकसभा में भी ला सकती है, राज्यसभा में भी ला सकती है, लेकिन इसके लिए हमें किसका? राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति चाहिए था। राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति चाहिए होगा, है ना। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे, उसके बाद ये बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले याद रखिएगा क्या होता है, प्रेसिडेंट इस बिल को संबंधित राज्य के पास उनका ओपिनियन जानने के लिए भेजते हैं। उनका ओपिनियन या उनका विचार जानने के लिए भेजते हैं। जानने के लिए क्या करते हैं? भेजते हैं। हालांकि याद रखिएगा उनका ओपिनियन राष्ट्रपति या सरकार के लिए मानना बाध्यकारी नहीं होता, या केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना जरूरी नहीं होता। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जरूरी नहीं होता है। मतलब क्या हुआ?
जैसे आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज करना है और आंध्र प्रदेश के हिस्सों को काट करके तेलंगाना बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा, पार्लियामेंट में एक बिल तैयार होगा, ड्राफ्ट तैयार होगा। हाँ, आंध्र प्रदेश के ये जिले आंध्र प्रदेश में रहेंगे और आंध्र प्रदेश के ये जो जिले हैं इन जिलों को काट करके ये तेलंगाना राज्य बनेगा। उसके लिए एक पूरा बिल तैयार होगा और वो बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट महोदय, ये जो बिल है देखिए, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का इतना इतना जिला है, इसको ये आंध्र प्रदेश में रहने देंगे और ये जो जिला आंध्र प्रदेश का, इसको काट करके हम लोग नया तेलंगाना राज्य बनाने की के लिए बिल एक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आप अपनी अनुमति दे दीजिए। राष्ट्रपति के ऊपर ये डिपेंड करता है। राष्ट्रपति हालांकि जो अनुमति देते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही देते हैं। मंत्रिपरिषद ने जो भी कहा होगा कि भैया अनुमति देना है तो वो कहेंगे ठीक है हम अनुमति दे देंगे, उन्होंने कहा नहीं देना है तो नहीं देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, जैसे ये बिल उनके पास आता है, राष्ट्रपति कहते हैं रुको थोड़ा सा, इस बिल को क्या करते हैं हम, जो आंध्र प्रदेश है उसके पास भेजते हैं कि भाई उसका भी तो विचार जानना है, जिसका तुम घर उजाड़ रहे हो, मतलब जिसको पहले से मतलब उसका बड़ा सा घर है, अब उसको तुम बांट रहे हो दो हिस्सों में, उसको उससे थोड़ा जान तो लें कि वो क्या चाहता है, उसका क्या विचार है। कहेगा ठीक है भेजिए। उस बिल को संबंधित राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश के बाद भेजा जाएगा। उस बिल को देखिए, आंध्र प्रदेश पहले तुम्हारा ये था, इतने जिले थे, अब तुम्हारा क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा। अब हम तुम्हें डिवाइड करने जा रहे हैं कि ये जो है कि तुम्हारे ये जो जिले हैं ये आंध्र प्रदेश में रहेंगे और ये जिले जो हैं इसको काट करके नया तेलंगाना राज्य बनेगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कहेगा कि नहीं मालिक प्लीज हमको डिवाइड मत करिए, है ना, हमें पूरा ही रहने दीजिए। कहेगा भाई ओपिनियन बताओ अपना, डिवाइड करना है नहीं करना ये हमारे ऊपर है, आप अपना ओपिनियन बता दीजिए। कहेगा ठीक है सर हमको डिवाइड मत करिए प्लीज, अपना ओपिनियन डाल वो करके भेज दिया राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति हो सकता है उस ओपिनियन को माने या नहीं माने। अगर मान लीजिए मानता है तो कहेगा ठीक है ये बिल रहने दो, अब इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश नहीं चाह रहा है कि उसे डिवाइड किया जाए। अगर माने तो, अगर नहीं माने, क्योंकि मानना जरूरी है नहीं उनके ओपिनियन को, नहीं माने तो कहेगा पार्लियामेंट को लो इसको डिवाइड करो, इसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस करो। तो फिर जैसे ओपिनियन आ जाएगा, ओपिनियन को लेना जरूरी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो विचार है ना, विचार लेना आवश्यक है। जिस राज्य को डिवाइड करने जा रहे हैं आपको उसका विचार लेना जरूरी होगा, जिस राज्य के नाम में परिवर्तन करने जा रहे हैं उसका विचार लेना जरूरी होगा आपको। ठीक है, तो जैसे आ जाता है वो बिल, उसके बाद फिर उसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद याद रखिएगा इस विधेयक को क्या किया जाता है, इस विधेयक को, ये जो बिल है, अगला पॉइंट याद रखिएगा, जो भी नंबर होगा, सीरियल नंबर कौन सा, थर्ड होगा, हाँ याद रखिएगा, इस विधेयक को यानी इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउस से किस बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से पास कर, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से यानी साधारण बहुमत से पास कर नए राज्य का निर्माण हो जाता है ना। इसके बाद राष्ट्रपति अपना ऑर्डर दे, राष्ट्रपति अपना इस पे सहमति दे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उससे आपका उस राज्य का निर्माण हो जाएगा, या राज्य के नाम में परिवर्तन हो जाएगा, या राज्य के एरिया में वृद्धि हो जाएगी, या राज्य के एरिया में कमी हो जाएगी, है ना। क्लियर है पॉइंट। यानी कि इसके लिए जो बहुमत चाहिए हमें, साधारण, कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए होता है नए राज्यों के निर्माण के लिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइए, फिर हम इसके आगे चलेंगे, आर्टिकल 4 की बात करेंगे। आर्टिकल 3 हमारा इतनी बात करता है और आपको मैंने बताया कि कैसे किसी राज्य का निर्माण होता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। ठीक है, किस आधार पर राज्य का विभाजन होता है राहुल जी, वर्तमान में या तो भाषाई आधार पर या फिर आपका राज्य के प्रशासनिक आधार पर उसका डिवीजन किया जाता है। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करेंगे। बिल को कौन लाता है, कोई भी ला सकता है, भोला चौहान जी, संसद का कोई भी सदस्य ला सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है, राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर ला सकते हैं आप इसे। ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए आप भी एमपी हैं, आप भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, है ना, तो आप भी उसे ला सकते हैं।
अच्छा, पीछे का नहीं लिखे तो पीछे का लिखा देते हैं फिर से, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इससे। देखिए क्या होता है ना, इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है। संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य के संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा इस पर्पस के लिए एक बिल लाया जाएगा, एक विधेयक लाया जाएगा। और ये जो विधेयक लाते हैं उसको पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, जैसे राष्ट्रपति से अनुमति लेने जाएंगे, राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के पास भेजेगा उनका विचार जानने के लिए। भाई आपका नाम बदल रहे हैं, आपकी एरिया को घटा रहे हैं, आपको डिवाइड कर रहे हैं, आपकी बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, आपका क्या विचार है। उनका जो भी विचार होता है वो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार को मानना आवश्यक नहीं होता। उसके विचार को मानकर या नहीं मानकर इस बिल को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। संसद के किसी भी सदन में कर सकते हैं, 2 सदन है संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा में भी किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है। फिर उसे क्या होता है, दोनों सदन से यानी कि संसद के दोनों सदन से क्या करते हैं, अलग अलग साधारण बहुमत से पारित करते हैं, इसे सिंपल मेजोरिटी से पारित करते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जितने सदस्य उपस्थित हैं उन उपस्थित सदस्यों का, उन उपस्थित सदस्यों में जितने सदस्य मतदान में शामिल हो रहे हैं, वोट कर रहे हैं, उनका 50% से अधिक चाहिए होता है। मान लीजिए कि सदन में 280 सदस्य प्रेजेंट हैं और उन 280 सदस्य में 240 लोग क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। 240 का 50% से ज्यादा, यानी 240 का 50% कितना है, 120। 120 से एक ज्यादा यानी 121 लोगों ने भी अगर उस पर सहमति दे दी, वो क्या होता है, साधारण बहुमत से उसे पास कर दिया जाता है। और साधारण बहुमत से जब पास कर दिया जाता है तो फिर उसे दोनों सदन से साधारण बहुमत से पास कर दिया जाए तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जब राष्ट्रपति उस पर अपना साइन कर देते हैं तो नए राज्य का गठन हो जाता है, नए राज्य का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल, आर्टिकल 2 के लिए भी प्रेसिडेंट का मानना जरूरी है, प्रेसिडेंट की मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, प्रेसिडेंट मना कर दे तो नहीं लाया जा सकता है सौरभ जी, लेकिन अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने कहा है कि नहीं इस पर अपनी सहमति देनी है तो प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर प्रेसिडेंट मान लीजिए मंत्रिपरिषद के सलाह के मना कर देते हैं तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा उसे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने जितने भी पावर्स का यूज करते हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट का ओपिनियन मानना जरूरी है या नहीं, ये क्या सवाल है, सवाल ही तुम मतलब शायद जायज नहीं है। अंकित, तुम्हारा क्या सवाल पूछना चाह रहे हो। स्टेट बनाने के लिए संसद का मेंबर होना जरूरी है। भाई ये संसद का काम है भोला जी, स्टेट का निर्माण करना संसद का काम है ना। संसद के अनुमति के बाद ही स्टेट का निर्माण हो सकता है, संसद ही कर सकता है ऐसा। ठीक है, पर बुक कौन से लगाएं, कौन से बुक लगाएं मतलब क्या है सवाल आपका, स्लाइड और बैक कर दें। सर एक मेरा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो क्या बताओ, क्या क्वेश्चन है विशाल। पीओके को भारतीय मैप में शामिल किया है तो वहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है ना। पीओके देखो अभी विवादित है ना। भारत कहता है हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है ना। भारत अपने मैप में दिखाता है, पाकिस्तान भी अपने मैप में दिखाता है। और किसी का कोई दिक्कत, क्या लिखवाते हैं आफ्ताब। .3 एक बार समझा दे, पूरा समझा दिया, फिर से बताइए, कोई दिक्कत है किसी को। क्या बोल रहे हो कि सभी स्टेट की स्क्वायर की तरह चेंज कर दिए जाए, तो क्या पूछना क्या चाह रहे हो। जीएटी के लिए कौन से बुक लगाएं, क्वेश्चन की बात कर रहे हो। क्वेश्चन के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन वगैरह की बुक है, आप उसे ले सकते हैं क्वेश्चन के लिए। फिर विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो राष्ट्रपति का पूर्व मत बिल्कुल लेना पड़ेगा। निकी क्या डाउट है आपका। साधारण बहुमत, पूनम साधारण बहुमत का मतलब मैंने बताया, साधारण बहुमत का मतलब होता है साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों के 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, ये होता है साधारण बहुमत का मतलब। मान लीजिए कोई जैसे लोकसभा में मान लीजिए कि 200, मान लीजिए कि टोटल सदस्य है 543 है लोकसभा, है ना, है ही 543। इसमें से मान लीजिए कि 500 सदस्य क्या हैं, उपस्थित हैं। उपस्थित कितने हैं, 500।
और इस 500 में उपस्थित में से वोट कितने कर रहे हैं? मान लीजिए कि इसमें मात्र 420 लोग ही क्या कर रहे हैं? मतदान कर रहे हैं। मतदान कितने कर रहे हैं? 420 ही। 80 लोगों ने कहा हम इस पर मतदान नहीं करेंगे। ठीक है, तो 420 में इसका मोर देन 50%, इसका मोर देन 50% क्या हो जाएगा? 210। 210 से अगर एक भी सदस्य ने कह दिया यस, 211 सदस्यों की भी अगर अनुमति आ गई तो उसके कहते हैं साधारण बहुमत से पास हो जाना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बिल नहीं ला सकता है जीसू, जो संसद का सदस्य है ना वो ला सकता है ना। संसद का जो कोई सदस्य, राज्यसभा या लोकसभा का जो सदस्य है वही ला सकता है। ठीक है, सर मान लीजिए कि किसी के दुकान में चोरी होता है तो कौन सा कानून लगता है? सर यही मेरा क्वेश्चन है, प्लीज बता दीजिए। उसके लिए चोरी वाला कानून लगेगा, है ना, जो आईपीसी जो सीआरपीसी होता है ना, सीआरपीसी के तहत जो सेक्शन होगा चोरी का वो लगेगा। ठीक है, भारत को राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत जो है ना थियोरिटिकली क्या है? एक स्टेट है, क्योंकि भारत के पास आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता है। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान एक में, मतलब हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, यूटी क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है निकी? ताकि यूटी जो है ना, यूटी बनाने के पीछे कई सारे वजह है, लेकिन जो सबसे मुख्य वजह होता है यूटी को बनाने का, कोई क्षेत्र अगर यूटी बन रहा है तो क्या है कि उस क्षेत्र का हो सकता है या तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो, यानी कि वो स्ट्रेटेजिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट हो। उस राज्य का मतलब वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का अपना रेवेन्यू का, यानी कि खुद वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता जिससे कि वो अपना शासन कर सके, क्योंकि किसी राज्य को चलाने के लिए कई सारा खर्चा होता है, उसके लिए हाई कोर्ट होता है, उसके लिए पूरा सचिवालय होता है, पूरा विधानसभा होता है, कई सारी चीजें होती है, कई सारे प्रशासनिक ऑफिस कार्यालय होते हैं, कई सारे स्टाफ्स होते हैं, है ना। तो वो उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है वो मात्र 100 रुपया जनरेट कर रहा है और उसका खर्चा है 2,000 रुपये। ऐसा तो नहीं है ना सेंटर उसको 1,900 रुपये देता रहेगा, भाई तुम अपना खर्चा चलाओ, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, वैसे क्षेत्रों को केंद्र कहता है कि भाई हम तुम्हें डायरेक्टली क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे। मतलब पॉपुलेशन अगर बहुत कम है, ठीक है ना, तो कई सारे उसके रीजन है। आर्टिकल हमारे संविधान का पार्ट है ना। और आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड, वो भारतीय दंड संहिता है, जिसमें अब चेंज हो गया है, अब उसे भारतीय न्याय संहिता, है ना, नाम दिया गया। 3 नए मतलब वो लाए गए हैं अब उसके लिए। ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 3 एक्ट है ना उसके लिए 3 नए बिल लाए गए हैं, है ना। अब वो पारित भी हो गया, अब उस पर कानून बनेगा तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज देखता हूँ, जो एनडीए वाले जो बच्चे हैं ना इनके अंदर मतलब थोड़े से, मतलब खैर इनका इसमें गलती नहीं, इनकी उम्र का गलती है ना, कि वो थोड़े है ना कि उनके अंदर वो क्या कहते हैं, समझदारी कम है थोड़ी सी, है ना। ये मतलब इरेलीवेंट क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। इसमें इनका नहीं, इनकी उम्र का दोष है, जो इसका एग्जाम से कोई रेलिवेंसी नहीं है, एग्जाम के लिए बिल्कुल इरेलीवेंट है। वैसे सवाल ये लोग ज़्यादा पूछते हैं। बिहार बिल्कुल राज्य है भाई, थ्योरेटिकली इंडिया एक स्टेट, लेकिन जब हमारे राज्यों का निर्माण हो रहा था हमने, अब भाई तुमने लग रहा है स्टार्टिंग वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, केजीएस पहला दूसरा तीसरा लेक्चर वगैरह देखे हो तुम? सही सही बताना। अगर तुमने देखा होता तो आई थिंक ये सवाल तुम्हारे मन में होता ही नहीं, जो मैं पहले करा चुका हूं। आप लोग क्या है ना दिक्कत कि पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने देखे नहीं है, बीच से आपने स्टार्ट कर दिया है देखना, और मतलब जो मैं पहले ऑलरेडी करा चुका हूं उससे रिलेटेड आप लोग डाउट्स पूछते हैं। समस्या ये है। संसद किस आधार पर बिल लाएगा? किसी भी राज्य के मांग के ऊपर संसद क्या करती है? एक समिति बनाती है, और उस समिति के रिपोर्ट के आधार पर कि हाँ उस राज्य का विभाजन करना सही है या नहीं है, उस आधार पर क्या करती है? वो बिल लाती है। ठीक है, क्लियर है? और किसी का कोई डाउट है? आगे चले हम लोग। हाँ जी, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, ध्यान से समझना। आर्टिकल 4 कहता है कि पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत कोई कोई बिल लाती है तो इसे साधारण विधेयक की तरह माना जाएगा, इसे साधारण विधेयक की तरह
माना जाएगा, की तरह माना जाएगा, और इसे आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखो, अब मान लो, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि अगर मान लीजिए आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई भी बिल लाती है पार्लियामेंट, ठीक है, तो क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, हमारे संविधान में कुछ चेंजेस होंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे वर्तमान में 28 राज्य है, एक कोई नया राज्य बन जाता है, मान लीजिए यूपी को डिवाइड करके कोई नया नया राज्य बना दिया जाता है ना। तो नया राज्य अगर बना दिया जाएगा तो हमारे देश के अंदर राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29। इसके लिए हमारे संविधान के अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर उस राज्य के अंदर राज्यसभा की सीटें भी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर क्या होगा, आर्टिकल 4 में भी संशोधन, मतलब जो शेड्यूल 4 है, अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत संसद कोई बिल लाती है, कहा गया कि इसको जो है साधारण विधेयक की तरह समझा जाएगा, यानी कि इसे ऑर्डिनरी बिल की तरह कंसीडर किया जाएगा। इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, है ना। इसको हम सिंपल मेजोरिटी की तरह क्या करेंगे, सिंपल मेजोरिटी से क्या करेंगे, दोनों सदनों से पास करेंगे। ठीक है, लेकिन हालांकि इससे हमारे संविधान में संशोधन होगा, शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़ेगा, शेड्यूल 4 में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ऐसा हमारा संविधान खुद ही कहता है। आर्टिकल 4 में ऐसा कहता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ये बात समझ में आ गई। लेकिन नोट में याद रखिएगा, नोट में, कि अगर भारत अपना कोई क्षेत्र, अगर भारत अपना कोई क्षेत्र किसी विदेशी क्षेत्र को सौंपता है, अगर भारत अपना कोई क्षेत्र किसी विदेशी क्षेत्र को सौंपता है, तो इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। और इसका एक उदाहरण भी है, इसका एक एग्जाम्पल भी है, याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ये क्या है, ये है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, यानी भूमि सीमा समझौता। इसके तहत क्या हुआ था 2015 में, समझिएगा। 2015 में एक 100वां संविधान संशोधन होता है। पहले आप ये समझो कि ये नोट में मैंने लिखा क्या है। नोट में मैंने ये लिखा है, जैसे देखो, भारत क्या है, किसी विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहित किया, किसी फॉरेन टेरिटरी को शामिल कर लिया और भारत का नया राज्य बना दिया। या भारत के पहले से राज्य हैं उसको डिवाइड करके उसके नाम में परिवर्तन करना, उसके एरिया को घटाना बढ़ाना, बाउंड्री में चेंज करना। अगर ऐसा भारत कुछ करता है तो उसके लिए आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत कोई बिल लाएगा, और उस बिल के लिए हमें संविधान में संशोधन, मतलब संविधान में संशोधन होगा। उसके कारण शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में, अनुसूची 4 में संशोधन होगा, लेकिन फिर भी उसे संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। उसे आज सिंपल, मतलब उसको ऑर्डिनरी बिल की तरह कंसीडर करेंगे, साधारण विधेयक की तरह कंसीडर करेंगे, और उसे साधारण विधेयक की तरह पास भी करेंगे। ये खुद कहता है कौन, आर्टिकल 4 कहता है। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा, लेकिन अगर भारत अपना क्षेत्र किसी विदेशी क्षेत्र को सौंपता है, भारत अगर अपना क्षेत्र किसी विदेशी क्षेत्र को सौंपता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।
अगर हम किसी क्षेत्र का, किसी फॉरेन टेरिटरी को भारत में शामिल करते हैं तो संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अपना क्षेत्र किसी विदेशी क्षेत्र को सौंपेंगे तो उसके लिए हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और जो संशोधन की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत ही हम ऐसा करेंगे। और ऐसा एक बार हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया और भारत ने अपना कुछ क्षेत्र किसे, बांग्लादेश को सौंपा। तो जब यहां पर भारत भी अपना क्षेत्र क्या कर रहा था, बांग्लादेश को सौंप रहा था, इसके लिए हमारे संविधान में संशोधन हुआ। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 100वां संविधान संशोधन हुआ, है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। सर नेहरू जी ने भी तो भारत को थाईलैंड, म्यांमार को दे दिया, तो भाई उसके लिए संविधान में संशोधन किया होगा, है ना। सर का आपने पढ़ाया था उसमें LIC ऑफ इंडिया, थोड़ा सा ऊपर करिएगा, क्या था वो कमेंट इसका। आपने कहा था मंडे से रेगुलर क्लास हो जाएगा। देखिए मैंने कहा नहीं था, मैंने कहा था मैं बात करूंगा। और जब बायोलॉजी आपकी खत्म हो जाएगी, भाई 3 दिन अभी आपकी बायो चल रही है ना, जब बायो खत्म होगी उसके बाद ही हम रेगुलर कर सकते हैं इसको, ठीक है। सर PDF ओपन नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से डाउनलोड करो। सर कितने बहुमत से पारित करना पड़ेगा देने के लिए अपनी जमीन को भी, 2/3 बहुमत से। अपनी जमीन को अगर देना है 2/3 बहुमत से, ठीक है। अनस्टेबल बॉयज। और किसी का कोई दिक्कत है पूछ लो, नहीं है तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, भारत में नए राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 3 का दूसरा पॉइंट दिखा दो, ये लो आर्टिकल 3 का दूसरा पॉइंट देख लो, यहां पर है। चलो LIC ऑफ इंडिया केस में मुस्कान, देखिए LIC जैसे, मतलब मैंने क्या बताया था, एक केस था केशवानंद भारती केस, उसमें क्या कहा, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है। उसी चीज को रिपीट किया LIC ऑफ इंडिया केस में, सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज के बारे में कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसी केस में फिर से उस बात को कहा कि प्रियम्बल हमारे देश के संविधान का इंटीग्रल पार्ट है और उसमें संशोधन हो सकता है ना। उसी चीज को क्या किया, फिर से रिकन्फर्म किया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऋषभ सिंह चंदेल जी। PYQ कहां से लगा है, PYQ आप कोई भी बुक ले लीजिए PYQ का, CDS और NDA के बाद, है ना। CDS और NDA का जो भी बुक है PYQ, दिशा वाला, ठीक है, तो आप उसका भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां तक और किसी का कोई डाउट? चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड